हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट लेकर आए हैं, जो अभी 31 जनवरी 2021 को सीटेट का पेपर हुआ था। उसी का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का सॉल्व पेपर 31 जनवरी 2021 पार्ट 1 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। पेपर 1 है। तो अगर मान लीजिए आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम जो है अपना आज का क्लास स्टार्ट कर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन कर रहा कि विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनको संबोधित करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए जो है एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सभी के लिए मानवीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मानवीकृत का काम नहीं करें, जैसे जो बच्चा मानवीकृत आकलनों का अगर मान लीजिए इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है शहर से है तो उसके साथ तो मान लीजिए खड़ी बोली बोलेंगे तो सही है, लेकिन जो बच्चा गांव एरिया से आया है उसके साथ भी वही खड़ी बोली बोलेंगे तो अब उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये ऑप्शन अभी सही नहीं है। दूसरा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। देखिए नेगेटिव थिंकिंग वाले जो है ना पॉइंट को तो बच्चों के सामने बोलना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। कहने का मतलब इसमें कहा कि विभिन्न प्रकार की अगर मान लीजिए जानकारी देना है उनको तो उस पर बातचीत टालनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं तो उनकी जो है पृष्ठभूमि को देखते हुए सभी प्रकार का जो है अगर प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को तो सब प्रकार के बच्चों को जो है ना उस मुद्दे पर बातचीत करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। अगर टाल देंगे आप बातचीत तो समझ लीजिए वो बच्चा जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये बहुत सही आंसर ऑप्शन है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। कहने का मीन्स है कि कोई बच्चा शहर से है, कोई गांव से है, तो सभी प्रकार के का उदाहरण लेना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए जिससे वो बच्चा जो है समझ सके। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सबसे सही आंसर हो गया। तो इसका विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है अधिगम, अधिगम मीन्स होता है लर्निंग, ठीक है, जानना। ठीक, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, लर्निंग करने में, अधिगम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम जो है अध्यापक को, एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तो बनाना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो सही है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। उसमें कह रहा क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए नेगेटिव क्या है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। देखिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे को जो है ना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको जो है इजी लैंग्वेज में समझाना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। और फिर उसके बाद दृश्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये वाला भी सही है कि दृश्य शब्द सामग्री का अगर मान लिया आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तब वो जो है बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। फिर जैसे मान लीजिए इसमें डी नंबर है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें कह रहा है अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है, यही नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शर्मिंदगी। बच्चों में शर्मिंदगी क्या है, इसका पूछ रहा है कि शर्मिंदगी क्या है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, ये तो गलत है। अधिगम, अगर मान लीजिए बच्चा को जो है पढ़ाना लिखाना समझाना है तो उसको शर्मिंदगी नहीं करना चाहिए। अगर आप जो है किसी बच्चे को जो है बार बार टॉर्चर करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो बच्चा जो है नहीं समझ पाएगा, लर्निंग नहीं कर पाएगा सही से। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी बच्चे को बार बार क्लास में प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, ठीक है, तो वो जो है बच्चा जो है ना पढ़ने से भागने लगेगा, ये भी गलत है। फिर कह रहा है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है संज्ञान से संबंध। अगर मान लीजिए शर्मिंदगी बच्चे के अंदर रहेगी तो वो जल्दी नहीं सीख पाएगा, लर्निंग नहीं कर पाएगा। डी नंबर है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा सही है। अगर बच्चे के अंदर शर्मिंदगी रहेगा तो समझ लीजिए, अगर शर्मिंदगी रहेगी बच्चे के अंदर तो उसके संज्ञान पर निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, उसको जो है लर्निंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन नंबर सबसे सही है। ए है, अगर मान लीजिए बच्चे के अंदर शर्मिंदगी है या टीचर के थ्रू जो है बच्चे को शर्मिंदा किया गया तो उसके संज्ञान पर निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी एकदम सही हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये ऑप्शन अभी सही दिख रहा है, देख लेते हैं। और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर डिपेंड निर्भर रहते हैं, ये गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो जो है ना बाहरी ज्ञान भी उनके अंदर होता है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, सी नंबर भी गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर डिपेंड रहते हैं, देखिए पूर्ण रूप से तो वयस्कों पर डिपेंड नहीं रहते हैं बच्चे, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो इसमें कह रहा अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सबसे जो है सही ऑप्शन है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हुआ, बच्चे सबसे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। देखिए कह रहा अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है। तो क्वेश्चन कह रहा अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। बच्चे के सीखने में जो है ना, लर्निंग करने में कौन सी धारणा सबसे उपयुक्त है। तो पहला है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत है। अगर बच्चा प्रयास करेगा ना, पहले दिन बच्चा जाता है स्कूल में तो उसको जो है नहीं जानकारी होती ज्यादा, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरह से उसकी जानकारी बढ़ती जाती है, प्रयास करता है। तो अगर बच्चा प्रयास करेगा तो फर्क पड़ेगा। इसमें कह रहा प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है। असफलता अनियंत्रित है, इसमें बी नंबर कह रहा असफलता जो है अनियंत्रित है, ये भी गलत है। योग्यता सुधार है, ठीक है। योग्यता जो है ना, अगर मान लीजिए बच्चा बार बार अगर किसी कार्य को करेगा तो उसमें सुधार आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अभी सही है, डी भी देख लेते हैं। योग्यता अटल है, ठीक है, योग्यता अटल नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ज्यादा आ रहा है, वो पढ़ने में तेज है, वो बच्चा अगर मान लीजिए पढ़ाई छोड़ देता है और 1 महीने 2 महीने बाद जो है अगर उसी बच्चे को कह दिया जाए कि एग्जाम में उतना नंबर लाइए, तो पहले जैसा नहीं ला सकता है, योग्यता अटल नहीं है, ठीक। तो सबसे सही ऑप्शन हमारा हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हुआ, योग्यता सुधार है, ठीक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ठीक, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन नंबर है बारंबार परीक्षाएं। देखिए, इसमें संकल्पनात्मक समझदारी से मतलब है कि अगर कोई बच्चा, अगर उसको कह दिया जाए कि एक काम करिए, अपने आप करिए, ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई काम अपने आप करने के लिए दे दीजिए, तो वो जो है अगर एक बार उस कार्य को कर लिया तो उस कार्य में जो है उसकी समझदारी ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप कोई भी टीचर हैं, एक क्वेश्चन बताए और एक उसी से रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन बच्चा स्वयं से करेगा तो उसका जो है ज्ञान स्थायी हो जाएगा, वो ज्यादा टाइम तक जो है टिकेगा, ज्यादा टाइम तक उसके माइंड में रहेगा। ठीक, तो वही ये कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए बारंबार परीक्षाएं नहीं, बारंबार परीक्षाएं लेने से जो है ना कोई बच्चा जो है उसके दिमाग में जो है ज्यादा टाइम तक नहीं रुकता है कोई भी पढ़ाया हुआ। अब यहाँ पर देखिए अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद से मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को जो है अपना समझ विकसित करने के लिए मौका दिया जाए, कोई भी वस्तु है उसके बारे में करके कहा जाए कि इसको सीखिए, तो ज्यादा दिन तक टिकेगा। अभी इसके पहले हम बताए। और संवाद, संवाद कहने का मतलब है कि आपस में डिस्कशन करें। बच्चा जो है ग्रुप में जो है एक मान लीजिए किसी पॉइंट पे दे दिया जाए, किसी विषय पर दे दिया जाए कि आप जो है इस पे निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, तो संवाद करेगा बच्चा, अन्वेषण करेगा, उसके बारे में खोजेगा, तो जानकारी ज्यादा बेटर होगी। यही है संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर बी अभी सही है। और देखते हैं, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं नहीं, अगर एक बच्चा दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेगा तब भी ये जो है संकल्पनात्मक समझदारी नहीं बढ़ेगी। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र तो अभी जो है निगेटिव बताया गया है, क्योंकि जो है ना बाल केंद्रित शिक्षा अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो किसी भी तरीके से बच्चे को जो है समझाने का प्रयास करते हैं टीचर। तो इसका आंसर जो है ना, सबसे सही आंसर हमारा हो जाएगा अन्वेषण, बी नंबर, अन्वेषण और संवाद। ठीक है, अन्वेषण और संवाद एकदम सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। देखिए, बच्चों को सीखने में, लर्निंग करने में कठिनाई कब होती है? पहला ऑप्शन है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, एकदम सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बच्चा जो है उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से अगर जोड़कर टीचर जो है उसको अधिगम कराएगा तो वो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, ये ऑप्शन सही है। इसमें कह रहा है कि कठिनाई होती है, कब कठिनाई होती है? तो ये तो इसमें कठिनाई नहीं होती, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये सही है। फिर दूसरा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। अगर एक सब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है पहले मेथड से, तो वही टीचर अगर मान लीजिए उसको 2-3 मेथड से समझाएगा तो किसी न किसी मेथड से समझ जाएगा, इसमें कोई से कठिनाई नहीं होगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ये गलत ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा हमारा। कठिनाई कब होती है? जब किसी बच्चे को सूचना जो है अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अब देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हमें पढ़ाना है, एडिशन पढ़ाना है, मैथमेटिक्स में ऐड पढ़ाना है, जोड़ पढ़ाना है। अब जोड़ हम पहले, कहने का मीन्स है कि उसको पहले छोटा जोड़ सिखाएंगे, फिर उसके बाद बड़ा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब तो सही है। हम क्या करेंगे, पहले हार्ड उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उसको इजी देंगे, तब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। वो बच्चा टुकड़े में करके सीखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो गया हमारा, सी नंबर डी कह रहे हैं, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से जो है ना अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित होगा तो उसको समझ में श्योर आएगा, जरूर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कठिनाई तब होती है जब सूचना, सी नंबर, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, सी नंबर इसका सही हो गया।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? पहला है ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर, ये गलत है। दूसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ये तो सही ऑप्शन है। अभी और देख लेते हैं। केवल आनुवंशिकता पर, गलत है। केवल पर्यावरण पर, देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर हो गया आंसर नंबर बी। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक, तो ये सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं, अगर इसमें थोड़ा डिटेल हम बताना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, एक ही माता पिता का 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को जो है इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी करने के लिए, दूसरे बच्चे को जो है गांव देहात एरिया में डाल दीजिए पढ़ने के लिए, तो जो शहर में रहेगा, कॉन्वेंट में रहेगा, वो बच्चा ज्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो है ना वो अच्छा है, और गांव वाला बच्चा जो है कम डेवलप कर पाएगा, क्योंकि एक ही संतान का बच्चा है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन उसका पर्यावरण पर जो है इफेक्ट पड़ गया। आनुवंशिकता तो एक ही है, लेकिन पर्यावरण डिफर कर दिए हम। तो इसलिए आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो है ना बच्चे का डेवलप जो है बहुत ही डिपेंड करता है, उसी में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिल जाती है बच्चों में। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा ये इसका ऑप्शन बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन होता है उसका टारगेट क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक, अभी तो ये सही है कि विद्यार्थी की क्या नीड है, ठीक है, क्या आवश्यकता है विद्यार्थी की, उसकी पहचान करना चाहिए मूल्यांकन में। अगर मान लीजिए बच्चा कोई अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, तो उसकी जो है कमजोरी का पता लगाना चाहिए और मूल्यांकन करके उसकी कमजोरी को दूर करना चाहिए। ये ऑप्शन तो अभी सही है। दूसरा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है, पुरस्कार के लिए ही मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना चाहिए, ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक, तो हमारा सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगर मूल्यांकन हम कर रहे हैं बच्चे का, उसका कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे मूल्यांकन में, इवेल्युएशन में देखेंगे कि ये बच्चा किस पार्ट में जो है कमजोर है, इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसी को हम जो है उसकी आवश्यकता को पूरी करेंगे। तो विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन, आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? पहला ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, गलत है। लैंगिक जो है ना भेदभाव को कम नहीं कर रहा है, ये जो है बढ़ा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, गलत है, तो बढ़ावा दे रहा है। बी नंबर है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी सही है कि बढ़ावा दे रहा है, ये भी क्वेश्चन अभी गलत है, सॉरी ये ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। देखिए ये सबसे सही है कि इस क्वेश्चन में है कि एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। रोहन एक लड़का है, यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन
लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ए ऑप्शन सही है। अभी डी देख लेते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी एकदम सही हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर सही हो गया, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है अति सक्रियता, दूसरा है असतर्कता, तीसरा है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता अब्लिक, चौथा है अपसारी चिंतन। देखिए सृजनात्मकता, जो सृजनात्मकता कहने का मतलब जो बहुत बच्चे जो है ना एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, सृजनशील होते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि उस तरह के बच्चे की पहचान किस तरह से की जा सकती है, इसमें उसका लक्षण क्या है। तो इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा। अब हम जो है इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर ये हमारा बताया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसी प्रकार का डेली जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का क्लास पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आज इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।